हेलो डियर लर्नर्स, एज यू ऑल नो कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की क्विक रिवीजन वीडियो चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है और एक ही बार में आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेस डिमांड का क्या मतलब होता है। कि जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। लेकिन वही आपकी एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट डिमांड बोलेंगे। ठीक है। अब पिछले चैप्टर में हम देख के आए थे कि कीन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किस पे लाई करता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे इसकी तीन कंडीशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में डेफिसिट डिमांड क्रिएट होती है, वहीं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। दो ही कॉन्सेप्ट है पूरी बुक में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पूरे एक्सेस डिमांड का क्या मतलब होता है, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए, सॉरी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब आपने मान के चलिए सप्लाई सिर्फ 100 क्वांटिटी की थी और डिमांड इसके लिए 500 पीपल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो गई, हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बढ़ेगा वैसी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड में क्या हो जाएगा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब है, उसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो देयर विल बी अ राइज इन जनरल प्राइसेस। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी अ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में महंगाई हो जाएगी। और महंगाई कब होती है, जब आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड का कर्व दिया हो, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ आपकी इकोनॉमी में, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ के D1 हो जाएगी। क्यों हुई, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यही एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट क्या होगा, ये जो गैप आएगा एग्रीगेट डिमांड और ये वाला एग्रीगेट डिमांड 1, दोनों कर्व के बीच में जो गैप आ रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ये डिनोट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन आ गया, मतलब प्राइसेस प्रोडक्ट के बढ़ गए हैं। ठीक है, एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप वर्क करता है। वही रीजंस क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के, इकोनॉमी में ये डिमांड क्यों बढ़ जाती है, इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड क्यों बढ़ रही है। हो सकता है उस पर्सन ने कंजम्पशन ज़्यादा करना शुरू कर दिया हो। पहले मान के चलिए उसकी इनकम 10,000 की, वो पहले 5,000 ही खर्च करता था, अब उसने 8,000 का खर्चा करना शुरू कर दिया, 8,000 रुपीज़ का कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। तो ये क्या, उसका कंजम्पशन बढ़ गया, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, खर्चा ज़्यादा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लाडली बहना योजना चली थी, कहाँ पे, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चली थी। उससे क्या हुआ था, लोगों के पास पैसा गया था और लोगों ने उसी पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया, अपनी डिमांड बढ़ा दी। हो सकता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हो सकता है कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करा हो, मतलब बाहर सामान भेजोगे तो पैसा आपके पास आएगा ना। आपने बाहर की कंट्री में सामान बेचा तो आपके पास पैसा आया, इसकी वजह से आपके पास पैसा आ गया तो आपकी डिमांड बढ़ गई। अब टैक्सेस कम हो गए, टैक्सेस कम होने का मतलब है जो लोगों का पैसा है अब वो लोगों के पास ही रहेगा। अब टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। वहीं अगर आप इंपोर्ट करोगे, डिक्रीज इन इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने बाहर से कोई भी सामान खरीदा ही नहीं तो आपका पैसा आपके पास रह गया, जिसकी वजह से आपने क्या करा, उस प्रोडक्ट की डिमांड करना शुरू कर दिया। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये थोड़ा सा अलग है, किससे, रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड में बाकी कॉन्सेप्ट से। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, जो सरकार क्या करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा तो देती है, लेकिन उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार को या फिर बोरिंग्स लेनी पड़ रही
रही है, मतलब बाहर से उधारी लेनी पड़ रही है, आरबीआई से उधारी लेनी पड़ रही है, या फिर नई करेंसी को प्रिंट करना पड़ रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। तो उसी को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया तो वो अल्टीमेटली अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सेस डिमांड की इम्पैक्ट क्या है किसी भी इकोनॉमी में। अब जैसे ही एक्सेस डिमांड बढ़ेगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांड जो होती है, हमारा जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उसको चेंज नहीं किया जा सकता इमीडिएटली, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही होती है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। तो इनको और एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है और आउटपुट बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में क्या किया जाता है, प्राइजेस को बढ़ा दिया जाता है। हमारे आउटपुट जो होता है वो कंस्टेंट रहते हैं। देयर इज नो चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या है, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे। प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा और हमारे गुड्स की शॉर्टेज आना शुरू हो जाएगी एक टाइम में। ठीक है, अब नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, लोग फुल्ली एम्प्लॉयड ही रहेंगे। ये क्या था, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। अब हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करें। अब हमारा हमेशा से टारगेट रहा है कि हमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करना होता है। तो इसमें बेसिकली हम दो पॉलिसी को यूज करते हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, हमारे यहाँ की इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाएगी उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, और जो भी हमारी सरकार बनाएगी उसको हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। अब सरकार बेसिकली दो तरह की पॉलिसी ही निकालती है। एक तो होती है कि अगर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खर्चा कर सकती है, या फिर टैक्सेस को कम या ज्यादा कर सकती है। लेकिन एक्सेस डिमांड के केस में सरकार क्या करती है, हमारे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको थोड़ा कम कर देगी ना, तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस डिमांड को कम करना है तो सरकार को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, और टैक्सेस अगर सरकार बढ़ा देती है तो लोगों के हाथ पे क्या होगा, पैसा कम बचेगा, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब उनके हाथों में जो पैसा होगा वो कम बचेगा, तो वो एग्रीगेट डिमांड भी कम करेंगे, मतलब डिमांड भी अल्टीमेटली कम कर देंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली हमारी सरकार क्या करती है कि मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो टूल होते हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में टोटल अमाउंट जो होता है, टोटल मनी सप्लाई जो होता है और क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। क्रेडिट की कंट्रोल पूरी इकोनॉमी में पैसे के अमाउंट को बढ़ाते या कम करते हैं, मतलब पैसा जो होगा हमारे पास उसको कम या ज़्यादा करने का काम किस में किया जाता है, क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। लेकिन क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है, बेसिकली ये क्रेडिट के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब किस सेक्टर में पैसा, पर्पस क्या है हमारा, क्या करने का, क्रेडिट देने का, लोन देने का पर्पस क्या है, किस सेक्टर को पैसा देना है, किस सेक्टर को पैसा नहीं देना है, तो वो किस में किया जाता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करके सरकार एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकती है। ठीक है, तो सरकार क्या करे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट, हमारा लीगल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या फिर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनको क्या कर दे, सरकार बढ़ा दे। अगर सरकार ये रेट बढ़ा देगी तो लोग क्या होंगे, लोन लेने से क्या करेंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, वो लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर बैंक रेट ज़्यादा, रेपो रेट ज़्यादा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे लोन लेना। अगर उनके इससे क्या होगा, उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा नहीं और इससे उनकी डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, रेपो रेट या लीगल रिजर्व रेशियो, इनको सरकार क्या
क्या कर दे, बेसिकली आरबीआई क्या कर दे, इनके रेट को बढ़ा दे। और जब रेट बढ़ जाएंगे तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो उनके हाथ में पैसा नहीं होगा और अल्टीमेटली वो अपनी डिमांड कम कर देंगे। दूसरा क्या तरीका है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करते, सरकार सेल कर दे। अगर सरकार सेल कर देगी तो लोगों के हाथ में जो भी पैसा है वो सरकार के पास आ जाएगा। तो सरकार के पास वो पैसा आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बेसिकली आरबीआई के पास ये पैसा आ जाता, सरकार के पास नहीं आता। तो ये आरबीआई के पास जब ये पैसा आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड उनकी कम हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा क्या, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सेम, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दीजिए। जितना लोग पैसा डिमांड कर रहे हैं उतना लोन मत दीजिए। मान के चलिए किसी ने डिमांड करी 1 लाख की तो आप उनको कितने दीजिए, 70,000 ही दीजिए। तो ये मार्जिन आपने बढ़ा दिया कि 30,000 का मार्जिन जो होगा आप अपने पास एटलीस्ट रखेंगे। ये मार्जिन आपने बढ़ा दिया कि 1 लाख की डिमांड करोगे तो आपको 30% कम ही मिलेगा। ठीक है। एडवाइस टू डिस्करेज द लेंडिंग, बेसिकली क्या एडवाइस किया जाता है कि हमें लेंडिंग को क्या करना है, डिस्करेज करना है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। क्रेडिट रेशनिंग अंडर एससीसी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब किस सेक्टर को हमें क्या करना है, लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना है, तो ये किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब होता है, ये जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड क्या होती है कि ज़्यादा डिमांड होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, कम डिमांड होती है। इकोनॉमी में अब डिमांड कम है, ये भी सिचुएशन अच्छी नहीं, हमें तो इक्विलिब्रियम में लेकर आना है ना कैसे भी करके। जब हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड होती है तो एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप बनता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है अब प्राइसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। जनरल प्राइसेस अगर कम हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा इकोनॉमी में। अब देखो मान के चलो हमने क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ आएगा। ठीक है। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ होगा, हो सकता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अब कम हो गया है, कम हो गया है ना, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। तो ये जो गैप आ रहा है बीच का, इस गैप को, ये तो हमारा नीचे ये वाला जो गैप आएगा उस गैप को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्राइस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। लोग, अब यहाँ पे डिफ्लेशन आया तो देखो ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ था, अब ये एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और आउटपुट भी कम हो जाएगा, इनकम भी लोगों की कम हो जाएगी। तो ये होता है डिफ्लेशनरी गैप। अब इसके रीजंस क्या हैं, लोग क्यों डिमांड कम कर रहे हैं इकोनॉमी में। हो सकता है लोगों ने कंजम्पशन कम करना शुरू करा, वो नहीं ज़्यादा खर्चा कर रहे, सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर दी हो उन्होंने। ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई हो, सरकार ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब खर्चा करना कम कर दिया है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया इकोनॉमी में, और क्या हो गया, एक्सपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, सॉरी कम कर दिए हैं। एक्सपोर्ट अगर कम कर देंगे हम तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं, तो हम डिमांड कर नहीं पाएंगे। और हमने क्या करा, इंपोर्ट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमारा पैसा बाहर चला गया, हमारे पास पैसा ज़्यादा बचा नहीं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, वो कम हो रही है। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस भी बढ़ गए, जिसकी वजह से लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली कंडीशंस हार्मफुल होती हैं, तो इसको भी ठीक करना ज़रूरी है। हमें इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लेकर आना है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, जब डिफ्लेशन आता है, डेफिशिएंट डिमांड होती है इकोनॉमी, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग काम करना चाहते हैं, जो भी उनको मिल रहा है वेजेस वहाँ पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में काम है ही नहीं। और फिर इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। हमारे पास इन्वेंट्री बच जाएगी, क्यों, हमारे पास आउटपुट तो है लेकिन उसको खरीदने वाले लोग नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं है तो क्या होगा कि जो आउटपुट है, लोग, प्रोड्यूसर के दिमाग में तो चलेगा ना कि हमें तो हमारा प्रोडक्ट बेचना है, तो वो प्राइसेस कम कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस कम होंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी फॉल हो जाएगा। अब इसको भी करेक्ट हमें दो ही तरीकों से करना, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों ही तरीके से हमें करना है। अगेन ये जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट
चैप्टर किसका, एक्सेस डिमांड का। पहले हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, अब हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग अपनी डिमांड भी बढ़ाएंगे। वही टैक्सेस सरकार अगर कम कर देगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बच जाएगा तो अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, जब यहाँ पर हम पहले ये रेट्स वगैरह बढ़ा रहे थे बैंक रेट्स, अब हमें वो रेट्स कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ सिक्योरिटी हम सेल कर रहे थे, अब हम लोगों से वही सिक्योरिटी को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो हमारा आरबीआई का पैसा किसके पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, और लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। ये हमारा एजम्पशन चलता है कि इस तरीके से हम इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो कम हो जाएगा। मतलब 1 लाख अगर किसी ने डिमांड करा है तो हम उससे सिर्फ 10,000 का मार्जिन रखेंगे, बाकी 90,000 उसको लोन पे दे देंगे। इस तरह तो मार्जिन कितना हुआ हमारा, 10,000 का मार्जिन रख दिया हमने, पहले 30,000 रख रहे थे। हम बेसिकली हम एडवाइस करेंगे कि एनकरेज करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोन को, और जो हम स्पेसिफिक पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर को क्या कर रहे थे, लोन दे रहे थे, अब वह हम नहीं करेंगे। बेसिकली अब हम सारे सेक्टर्स को लोन दे देंगे। अब यहाँ पे की डिफरेंसेस देख लेते हैं, बहुत जो ऊपर आपने पढ़ा है ना उसी का बस एक समराइजेशन फॉर्म है, आप ये देख लीजिएगा। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। डेफिसिट डिमांड का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, और डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होता है। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं और यहाँ पे प्राइसेस कम होते हैं। अब देखो रीजंस क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन, एक्सेस डिमांड में क्या होता है, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और वही क्या हो जाता है, इसके डेफिशिएंट डिमांड में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, इंपोर्ट एंड टैक्सेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक्सेस डिमांड में वो कम हो जाएंगे, और वही डेफिशिएंट डिमांड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्राइस लेवल पे, एक्सेस डिमांड पर, एक्सेस डिमांड में हो जाएगा प्राइसेस बढ़ेंगे, और लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसमें, एक्सेस डिमांड में, बट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और सारी चीज़ें, प्राइस हो चाहे आउटपुट हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी डेफिशिएंट डिमांड में। अब मेजर्स एंड रेमेडीज टू कंट्रोल या करेक्ट दी एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड बोथ। अब इनको कैसे करा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसीज अपनाते हैं, या उनको डिफ्लेशनरी पॉलिसीज भी बोला जाता है, डिफ्लेशनरी पॉलिसीज भी बोला जाता है। ये लिखा आ जाता है कि कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसीज क्या हो जाती है, डिफ्लेशनरी पॉलिसीज क्या होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब रेमेडीज या मेजर्स पूछे जाए तो कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसीज का मतलब होता है आप ऐसी पॉलिसीज अपना रहे हो जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और वही अगर इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ानी है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसीज में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और वही टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। बैंक रेट क्या होंगे, बैंक रेट, रिपो रेट, रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशियो, ये सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैं हम क्या सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। मॉरल सुएशन, डिस्करेज लैंडिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स को डिस्करेज करेंगे, और हम क्रेडिट रैशनिंग को प्रमोट करेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, नो कम नहीं करना चाह रहे हैं, हम हाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड थ्रू द एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, टैक्सेस कम हो जाते हैं, बैंक रेट, रिपो रेट, ये सारे रेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा कम हो जाता है। हम यहाँ पे एडवाइस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग को इंक्रीज करा जाए, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में क्या हो जाता है, हम जो क्रेडिट रैशनिंग थी उसको क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं कि अब हम सारे सेक्टर को लोन देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, एक बार इसको फिर से देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा, नोट्स को भी देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।